आज 17 अगस्त है और इस बार स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से जो भाषण दिया उसे आप जितना सुन रहे हैं उतनी ही गहराई से उसकी परतें जो हैं वो खुलती जा रही हैं। एक बेहतरीन कम्युनिकेटर वही होता है जो शब्दों का इस्तेमाल कुछ इस तरह से करता है कि अपना काम भी वो कर जाएं शब्द, और जिसको रिएक्ट करना है वो रिएक्ट भी कर जाएं। दिमागी नक्सल, ये नया शब्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया लाल किले के प्राचीर से, लेकिन उन्होंने न किसी व्यक्ति का नाम लिया, न किसी संगठन का नाम स्पष्टता से लिया। उन्होंने सिर्फ इतना जोड़ा कि हथियारबंद नक्सलवाद खत्म हो चुका है, लेकिन दिमागी नक्सल देश के लिए खतरा है। पहले समझते हैं कि नक्सलवाद आखिर है क्या। आधिकारिक तौर पर भारत में नक्सलवाद की शुरुआत 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव से हुई थी। इसी जगह के नाम पर इस आंदोलन से जुड़े लोगों को नक्सल या फिर नक्सलवादी कहा जाने लगा। नक्सलवाद मूल रूप से भारत में उभरा हुआ एक फार ईस्ट कम्युनिस्ट और माओइस्ट इंस्पायर्ड इंसर्जेंट मूवमेंट था। चूंकि इसकी शुरुआत नक्सलबाड़ी से हुई थी, इसलिए इस विचारधारा को नक्सलवाद कहा गया। इसके शुरुआती प्रमुख चेहरों में चारू मजुमदार और कान्हू सान्याल शामिल थे। ये आंदोलन चीन के नेता माओ ले युंग की विचारधारा से प्रभावित था। इसकी रणनीति भी काफी स्पष्ट थी। पहले राज्य और उसकी संस्थाओं के प्रति असंतोष और विरोध पैदा करना, फिर गुर्रिला वॉरफेयर के जरिए राज्य की सत्ता को चुनौती देना, खास तौर पर ग्रामीण इलाकों में राज्य संस्थानों, जमींदारों और सुरक्षा बलों को निशाना बनाना, और इसी के जरिए वो अपनी पकड़ को मजबूत करते थे। अब प्रधानमंत्री के दिमागी नक्सल वाले बयान को इसी पृष्ठभूमि में अगर हम देखते हैं तो उनका इशारा उन लोगों की तरफ था जो देश के भीतर रहकर देश की संस्थाओं और राज्य व्यवस्था पर ही अविश्वास पैदा करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग केवल खुद राज्य की संस्थानों पर भरोसा नहीं करते, बल्कि दूसरों के मन में भी यही धारणा बैठाने की कोशिश करते हैं कि देश की व्यवस्था काम नहीं कर रही, सरकारी संस्थाएं विफल हो चुकी हैं और राज्य की मशीनरी पूरी तरह से असफल है। यहां से एक नैरेटिव तैयार करने की कोशिश होती है कि देश में कुछ भी ठीक नहीं काम कर रहा है, सरकार और उसकी संस्थाएं नाकाम हैं और व्यवस्था पर भरोसा नहीं किया जा सकता। दिमागी नक्सल शायद किसी एक व्यक्ति या संगठन का नाम नहीं, बल्कि उस मानसिकता और नैरेटिव की ओर इशारा है जो लगातार राज्य, उसकी संस्थानों और देश की व्यवस्था के प्रति अविश्वास पैदा करने की कोशिश करता है और अराजकता पर विश्वास करता है। लेकिन चोर की दाढ़ी में तिनका वाली कहावत तो आपने सुनी ही होगी। और जैसे घर में कॉकरोचेस जब आते हैं तो उनको मारने के लिए स्प्रे छिड़का जाता है ना, और जैसे ही वो स्प्रे को छिड़का जाता है तो जो कॉकरोचेस हैं वो इधर उधर भागने लगते हैं। तो समझ में आ जाता है कि स्प्रे ने जो है अपना काम कर दिया है। कुछ ऐसा ही लाल किले के भाषण के बाद दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री ने किसी का नाम नहीं लिया, किसी व्यक्ति की तरफ कोई सीधा इशारा नहीं किया, सिर्फ एक शब्द कहा, दिमागी नक्सल। लेकिन इसके बाद जिस तरह से कुछ लोग तिलमिलाकर सामने आ रहे हैं, उससे सवाल तो बनता है, भाई जब आपका नाम लिया ही नहीं है, आपकी ओर किसी तरह का इशारा किया ही नहीं गया है तो फिर इतनी बेचैनी क्यों है आप में? प्रधानमंत्री तो बस ये कह रहे थे कि जो लोग देश के अंदर रहकर ही देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, यहाँ की इंस्टीट्यूशंस पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, और हम यहाँ पर आपको बता दें कि ये उदाहरण प्रधानमंत्री ने नहीं दिया था, ये उदाहरण हम यहाँ पर बता रहे हैं कि जैसे राहुल गांधी एक तरफ
संसद को काम नहीं करने देते क्योंकि शायद उन्हें अंदाजा ही नहीं है कि संसद क्यों बनी है। और इसके अलावा वो जुडिशरी से लेकर चुनाव आयोग पर तब सवाल उठा देते हैं जब कोई फैसला या फिर चुनाव नतीजा उनके खिलाफ आता है। इसके अलावा 15 अगस्त को ही एक और दृश्य हम लोगों के सामने आता है। दशकों बाद हमारे राष्ट्रगीत वंदे मातरम को वही सम्मान मिला है जो हमारे राष्ट्रीय गान को मिला हुआ है, तो उसको रोकने की छटपटाहट तो सोनिया गांधी के चेहरे पर सबने ही देखी थी। इस बार राहुल गांधी उतना नहीं छटपटाए थे जितना सोनिया गांधी और उनके बनाए हुए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे छटपटा रहे थे। क्योंकि कौन जानता है कि राहुल गांधी को पूरा मामला पता भी है या नहीं कि वंदे मातरम के 2 स्टैंजास के बाद के जो 4 स्टैंजास रिस्टोर किए गए हैं राष्ट्रीय गीत में, उसके पीछे का इतिहास और मायने क्या है। इतना उन्हें जरूर मालूम होगा कि नेहरू जी ने इस गीत के अंतिम 4 स्टैंजास को हटा दिया था। दरअसल 1937 में हुए कांग्रेस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस नेतृत्व ने वंदे मातरम के केवल पहले 2 स्टैंजास को ही राष्ट्रीय सभाओं के लिए स्वीकार किया। इसके पीछे तर्क ये दिया गया कि बाद के अंशों में धार्मिक और देवी देवताओं से जुड़े संदर्भ हैं जिन्हें कुछ समुदायों के लिए असहज माना जा सकता है था। कहा जाता है कि उस समय यह भी चिंता थी कि अगर वंदे मातरम के उन अंशों को रखा गया तो मुस्लिम लीग और जिन्ना को आपत्ति हो सकती है, क्योंकि वंदे मातरम के शुरुआती 2 जो स्टैंजाज हैं उसमें भारत की प्राकृतिक सुंदरता, नदियां, पहाड़, हरियाली, धरती, इन सब का वर्णन किया गया है। लेकिन बाद के अंशों में भारत माता की कल्पना सिर्फ जमीन, नदियों और प्राकृतिक सौंदर्य के रूप में नहीं, बल्कि भारत माता की जो कल्पना है वो शक्ति, ज्ञान और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक बन जाती है। दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती जैसे देवी देवताओं के स्वरूप के संदर्भ गीत में आते हैं। अब सवाल यह है कि अगर इस देश की बहुसंख्यक आबादी की सभ्यता, संस्कृति और आध्यात्मिक परंपरा से जुड़े प्रतीकों को सिर्फ इसलिए पीछे कर दिया जाए कि किसी दूसरे धर्म को उससे आपत्ति है, तो क्या ये वास्तव में सही संतुलन है? क्या ये बहुसंख्यक समाज की सांस्कृतिक भावनाओं को लगातार नजरअंदाज करके ही सेकुलरिज्म साबित होगा? और अगर किसी देश की अपनी सभ्यता, पहचान, उसके प्रतीकों और उसकी परंपराओं को स्वीकार करने में ही संकोच होने लगे, तो फिर प्रधानमंत्री जिस दिमागी नक्सल की बात कर रहे हैं उसमें गलत है भी क्या? इस विषय पर अगर आप कोई राय रखते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार।